मित्रों नमस्कार। भारतीय समाज की एक विशेषता है, भारतीय समाज में जितने भी रिश्ते हैं वो सब भावनाओं पर आधारित हैं। भावनाओं पर, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, इन सब की आधारशिला जो है, जो आधारित हैं वो हैं भावनाएं। और भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ बहुत गहरी होती है। दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी भौतिकवादी चीज़ उन भावनाओं को डिगा नहीं सकती। ये रामायण वाला देश है, ये श्रवण कुमार का देश है। यहाँ पर भावनाओं के आधार पर और ये रिश्ते कायम किए जाते हैं, जन्म से लेकर और अंतिम सांस तक। सारे भाई बहन अपनी भावनाओं से बंधे हुए होते हैं। हर त्यौहार यहाँ का भावनाओं से आधारित है। ऐसी परंपरा, ऐसी रीति रिवाजें भारत के अलावा दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। बाहर के लोग जब आते हैं तो वो इन भावनाओं को देखते हुए जब समझते हैं और उसको आत्मसात करते हैं तो कहते हैं कि हम बाहर ही नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यहीं पर रुक करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा आदर्श समाज भारत का समाज है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का भी उस पर बहुत तेज़ी से असर हो रहा है। और उसका असर क्या हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में क्या, हमारे यहाँ पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो एक ऐसे भावनात्मक रिश्ते हैं, ऐसी भावना पे आधारित है। उनकी आधारशिला इतनी गहरी होती है कि वो पत्नी जो है वो अपना बचपन का सारा बंधु बांधव, अपना मित्र, अपने सारा सब कुछ छोड़ करके जब पति के घर पे आती है तो उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी के रूप से ही देखा जाता है। ये अपवादों की बात आप मत सोचिए कि अपवाद आजकल ऐसे हो रहे हैं, ये महानगरों का कल्चर कुछ अलग हो रहा है, ये आप मत सोचिए। लेकिन जो मैं मूल बात है वो बता रहा हूँ। तो उसके तहत उनको वो पत्नी अपने पति के लिए, अपने उसकी दीर्घायु के लिए, उसकी कामना के लिए पूजा पाठ करती है, व्रत रखती है। और पति भी अपने पत्नी की शुभकामनाओं के लिए अपना पूरा जीवन, अपना वो सर्व निछावर करता है। ये ऐसा समाज है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का जो इसमें आगमन हो गया तो क्या हो गया कि वो पति पत्नी का जो विवाह का जो 7 जन्म का संबंध था उसके लिए वो कह दिया टर्म्स एंड कंडीशन और एग्रीमेंट पर आधारित हो गया। नतीजा ये हुआ कि भावना शून्य, एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन पर आधारित विवाह हो गए। और जब हुआ वहाँ पर भावना कम होती गई, भावनाएं शून्य होती गई। नतीजा ये हुआ कि इस तरह के डाइवोर्स के केस की बाढ़ आ गई। फैमिली कोर्ट डाइवोर्स के केसेस से भर गए। कोर्ट से इतना केसेस हो गए कि संभाले नहीं जा रहे हैं। मित्रों, मैं आज का मेरा सब्जेक्ट है मेंटेनेंस। तो जब ये डाइवोर्स के केस इतने हो रहे हैं तो इसमें मेंटेनेंस की बात आती है। तो मेंटेनेंस के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया। उन्होंने एक गाइडलाइन फ्रेम कर दी। और वो गाइडलाइन क्या फ्रेम कर दी कि वो अब मैं आगे आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले भी थोड़ा सा ब्रीफ में चलेंगे कि है क्या मेंटेनेंस का। लोग मतलब क्या समझते हैं? मेंटेनेंस का मतलब होता है कि भरण पोषण, खर्चा पानी, कि साहब हमें जीवन का कैसे गुजारा होगा, गुजारा भत्ता, उस भी कह सकते हैं मेंटेनेंस। तो ये मेंटेनेंस के लिए कई लोग होते हैं। जैसे पत्नी भी मांग सकती है, वृद्ध माता पिता भी अपने संतान से मांग सकते हैं, और नाबालिग बच्चे भी अपने माँ बाप से मांग सकते हैं। और अविवाहित पुत्री जो है वो जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक वो मेंटेनेंस के लिए वो उसका राइट बनता है। तो मेंटेनेंस कई तरह की होती है। लेकिन आज के हम इस वीडियो में जो ये डाइवोर्स केस आ रहे हैं इसमें जो मेंटेनेंस क्लेम की जाती है उस पर चर्चा करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, इतना बढ़िया ये जजमेंट जो आया है, इसकी बात मेंटेनेंस की क्या स्थिति होगी, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो मेंटेनेंस के लिए ये नहीं है, लोग समझते हैं कि डाइवोर्स का केस फाइल हुआ, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं मैं ये नटशेल में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि आगे मुझे जाना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे डिस्कस करने। तो माता पिता, जैसे क्या, माता पिता भाई पर आश्रित होना। अब वो उसकी शादी हुई, वो डाइवोर्स हो गया या झगड़ा हो गया, वो अपने घर आ गई, तो कहाँ खाए कैसे, अपना जीवन यापन कैसे करे? माता पिता भाई पर आश्रित है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, नौकरी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई आय का स्रोत नहीं है, तो ये मेंटेनेंस के हिसाब पे क्लेम होता है। और मेंटेनेंस इन्हीं आधारों पर मिलती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये टेक्निकलिटीज़ हैं, तो कुछ नहीं उठता है कि मेंटेनेंस
कब अप्लाई करना चाहिए। इतने देश में इतने फैमिली कोर्ट हैं, हर ज़िले में फैमिली कोर्ट है, हर राज्य में हाई कोर्ट है, सब अपने अपने हिसाब से वहाँ पे पिटिशन्स पढ़ रही हैं और उन सब का अलग अलग नज़रिया है। अब क्या है कि साहब क्वेश्चन ये उठा कि मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन कब देनी चाहिए, उसको किस तरह से डील कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट किस तरह से डील करे और किस तरह से वो उसको डिस्पोज करे, कितनी मेंटेनेंस दे। किसी केस में 5,000 दे दिया, कोई डिस्क्रिशनरी पावर था, किसी ने 10 कर दिया, जैसा परिस्थिति देखी जैसा उन्होंने सुना उसको हिसाब से उन्होंने 5-10 कर दिया। तो वो जो क्वेश्चन ये उठा कि मेंटेनेंस अलग अलग नज़रिए से फैमिली कोर्ट्स उसको देख रहे हैं देश भर में, कहीं पे कुछ फैसला हो रहा है, कहीं पे कुछ फैसला हो रहा है। तो अब मेंटेनेंस को कौन कौन से कई एक्ट हैं जिसके तहत ये मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है, तो वो क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये 5 हैं। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, दूसरा है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सेक्शन 125 ऑफ CRPC और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब ये अलग अलग एक्ट हैं और हर एक्ट को डील करने वाली अदालतें भी अलग अलग है, कोर्ट रूम भी अलग अलग है। तो अगर मेंटेनेंस को कई जगह जब वो केस डाले जाते हैं तो कई इन जो मैंने एक्ट ये बताए इनके तहत वो केस पड़ जाते हैं और उनमें वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशंस लग जाती हैं। कहीं पे कुछ डील हो रहा है, कहीं पे कुछ डील हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो अब क्या इसमें समस्या क्या आई, कलकत्ता और MP हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और MP हाई कोर्ट ने अपने अलग अलग मामलों में ये नज़रिया दिया कि साहब अगर अलग अलग एक्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आई है तो अलग अलग उसका डिस्पोजल होगा और अलग अलग ये तय किया जाएगा कि इसमें कितनी मेंटेनेंस मिलेगी, इसमें कितनी मेंटेनेंस मिलेगी, क्योंकि हर एक एक्ट अलग है और हर एक उसमें एक्ट के तहत उनके जो राइट्स बनते हैं वो उनको मिलेंगे। लेकिन नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना अलग नज़रिया दिया। उन्होंने कहा कि भाई देने वाला भी एक और लेने वाला भी, मेंटेनेंस किससे मांगी जा रही है वो भी एक ही आदमी है हस्बैंड, और जिससे जो मांग रहा है वो भी एक ही है, तो केस भी एक ही है। तो इन सबको कंबाइंड वे में एक साथ देख करके ये मेंटेनेंस तय की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग नज़रिया, अलग अलग फैमिली कोर्ट्स का अलग अलग नज़रिया, ये एक टिपिकल समस्या सामने आ रही थी क्योंकि ये केसेस डाइवोर्स के बहुत ज़्यादा हो गए और उनके साथ में मेंटेनेंस के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी। तो ये मेंटेनेंस की केस को तय करने का एक मैटर आया, जिस ये मामला है रजनीश वर्सेस नेहा एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 730 ऑफ 2020। तो इस केस में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ऑनेस्टली इसको डिटेल ऑर्डर पास करके तय किया। अब इसको उन्होंने 2 पार्ट में तय किया, पार्ट 1, पार्ट A और पार्ट B। अब मैं इसको बताता हूँ, लेकिन इसको समझने से पहले हम ये भी समझ लें कि नेटशेल में कि इसके केस के फैक्ट्स क्या थे। फैक्ट्स ये थे कि एक रजनीश और नेहा हस्बैंड और वाइफ के ये शादी हुई थी और शादी में जैसी शादी हुई उसके बाद ही जनवरी 2013 में नेहा अपने हस्बैंड का घर छोड़ करके अपने घर चली गई और जनवरी में गई, सितंबर में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसके एक बेटा हुआ और तुरंत बाद उसने वहाँ पर एक मेंटेनेंस का केस डाल दिया कि साहब हम तो वहाँ जाएंगे नहीं और हमको CRPC की धारा सेक्शन 125 के अंतर्गत उसने मेंटेनेंस क्लेम कर ली और वहाँ पर फैमिली कोर्ट ने इस पर एक इंटरिम ऑर्डर दिया और उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर देके क्या कहा कि साहब 15,000 रुपये तो पर मंथ आप इनको दें और साथ में 10,000 रुपये बच्चे के पर मंथ इसको देंगे, ये उन्होंने तय कर दिया। तो हस्बैंड फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को खिलाफ को चुनौती देते हुए उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया 2018 में और उन्होंने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही पाया और वो हस्बैंड की अपील को डिसमिस कर दिया। तो ये मैटर अभी केवल मेंटेनेंस से संबंधित चल रहा था। तब हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत डिटेल से उन्होंने ये पाया कि भाई ये केस ऐसा है जिसमें कि हमको तय करना होगा कि पूरे देश में एक ही तरह से इस फैमिली कोर्ट को डील किया जाए
और इसके साथ में जो अलग अलग जो फैसले आ रहे हैं, जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को दो पार्ट में किया। पार्ट ए में तो उन्होंने इसके फैक्ट्स को तय किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही पाया और वो अपील डिसमिस कर दी, और उन्होंने ये कह दिया कि साहब इसको 2 लाख रुपया जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो इसका पेमेंट करेंगे, और 3 लाख रुपए जो उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है वो भी दे देंगे 1 महीने के अंदर, और ये तो मैटर ख़त्म हो गया। लेकिन अब पार्ट बी में उन्होंने ये तय किया, तो पार्ट बी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या पहला लिखा, ये मैं देखिए पढ़ता हूँ। इन द बैकड्रॉप ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस वी कंसिडर्ड इट फिट टू फ्रेम गाइडलाइंस ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स pertaining to the payment of the maintenance in matrimonial matters. There are different institutes providing for making an application for grant of maintenance, interim maintenance, if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife, children, parents. The different enactment provide an independent and distinct remedy framed with a specific object and purpose. In spite of time frames being prescribed by the various institutes for the disposal of interim applications, we have noticed in practice that in a vast majority of cases the applications are not disposed of within the time frame prescribed. जो टाइम फ्रेम किया है कहीं पर वो उसके अंदर ही उसको डिस्पोजल ही नहीं हो रहा, तो मेंटेनेंस जिसको रिक्वायरमेंट है वो परेशान हो रहा है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, और कोर्ट जो है वो कभी उसका कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, और उसका वो जो है कभी जल्दी कभी देर ये हो रहा है। टू एड्रेस वेरियस इश्यूज विच अराइजेज फॉर द कंसिडरेशन इन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस, it is necessary to frame guidelines to ensure that there is uniformity and consistency in deciding the same. तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, और इसको जिससे कि सारे इसके मेंटेनेंस के जो मैटर्स हैं उनको एक गाइडलाइन की तरह से पूरे देश में एक ही स्टाइल से इसको डील किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब पार्ट बी में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो मेंटेनेंस है इसको गाइडलाइन तो बनाने की बात हो गई, गाइडलाइन बनी तो इसको 5 टाइटल्स में डिवाइड कर दिया। तो 5 टाइटल्स में अब कैसे है ये मैं एक 1 बाय 1 ले रहा हूँ। पहला इन्होंने लिया इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन। तो ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन में क्या होता है, ये जो मैंने 5 एक्ट बताए इसमें भी अपील अपने मेंटेनेंस की डाल रखी है, उसमें भी डाल दी है, और 125 CRPC में भी डाल दी है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी डाल दी है, तो उसमें भी डिमांड हो रही है। अब क्वेश्चन उठा कि कोर्ट्स का कहना है भाई वो एक्ट से हमारा क्या, हर एक्ट का अलग अलग कोर्ट है, तो उसमें वो कहते हैं हमसे क्या लेना है, मेरे सामने एप्लीकेशन है मैं तय करूँगा कि कितनी मेंटेनेंस है। उन्होंने कुछ तय कर दी, उन्होंने कुछ तय कर दी, नतीजा समस्या क्रिएट हो रही थी। तो अब क्या हुआ कि इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन में उन्होंने क्या कहा, पहले तो मैं इसको पढ़ूँ फिर इसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। टू ओवरकम द इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन एंड अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग orders being passed in different proceedings, it has become necessary to issue directions in this regard so that there is uniformity in the practice followed by the family courts, district courts, magistrate courts throughout the country. We direct इन सबको करने के लिए क्या डायरेक्शन दिया। अब इसमें जो इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन है इसमें 3 डायरेक्शन दिए। पहला क्या है, वेयर सक्सेसिव क्लेम्स फॉर द मेंटेनेंस आर मेड बाय ए पार्टी अंडर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स द कोर्ट वुड कंसीडर एन एडजस्टमेंट और सेट ऑफ द अमाउंट अवॉर्डेड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स while determining whether any further amount is to be awarded in the subsequent proceedings। मतलब अगर एक एप्लीकेशन पड़ी CRPC की 125 में 15,000 उन्होंने मेंटेनेंस अवार्ड कर दी, अब दूसरी जगह गए तो वो उसको कंसिडर करेंगे कि भाई उनके हिसाब से अगर 20,000 बनती है तो 15 तो ऑलरेडी हो चुकी है, 5 और दे दी जाए। अब तो ये वाली बात हो गई कि एक जगह से अगर मेंटेनेंस तय हो गई है तो उसको दूसरी जगह भी एडजस्ट किया जाएगा और उसको कंसिडर किया जाएगा, ये नहीं कि दूसरी जगह दूसरी तरह से फिर से उसको कर दिया। अब दूसरा कहा सेकंड में
it is made mandatory for the applicant to disclose the previous proceedings and the orders passed therein and the subsequent proceedings। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मेंटेनेंस के लिए एक क्लेम जाता है 125 CRPC में, दूसरा जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में, तीसरा जाता है दूसरे एक्ट में, तो इसमें जहाँ भी जाएंगे उनको पहले ये डिस्क्लोज करना होगा पार्टीज़ को कि हमने वहाँ अप्लाई किया हुआ है मेंटेनेंस के लिए और वहाँ इतनी मेंटेनेंस अवार्ड हो गई है। अगर कम हुई है, ज़्यादा हुई है, इससे मैटर नहीं होता, लेकिन ये बताना पड़ेगा कोर्ट को कि इतनी अवार्ड हो गई है, इतनी जगह एप्लीकेशंस चल रही हैं, ये सब बताना पड़ेगा। तीसरा क्या है, इफ़ द ऑर्डर पास्ड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डन इन द सेम प्रोसीडिंग्स। तो अगर वो कहते हैं दूसरे एक्ट में आए और मेंटेनेंस पे डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब वो जो पहले उन्होंने करी ना वो 5,000 कर दिया, ये तो बहुत कम है, तो ये दूसरा कोर्ट नहीं करेगा। इसकी मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जहाँ से अगर आपको लगता है कि पहली मेंटेनेंस कम है तो जिस कोर्ट ने मेंटेनेंस तय करी है उसी कोर्ट में आपको दोबारा जाना पड़ेगा, उसी में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसी में एप्लीकेशन देके वही कोर्ट इसको कंसिडर करेगा, मॉडिफाई कर सकता है। उसका आधार पर दूसरी जगह आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत कम करी, ये उसी जगह के लिए जाना पड़ेगा। ये मैटर हो गया ओवरलैपिंग, क्योंकि अब एक ही जगह कंबाइंड होगा, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं जाएगा, कोई भी कार्रवाई छिपाई नहीं जा सकेंगी। अब सेकेंड इसमें कहा कि पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, पेमेंट कितना होना चाहिए। इंटरिम मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तो कोई कुछ दे देता है, कुछ ज़्यादा दे देता है, कोई किसी चीज़ से प्रभावित है, कोई किसी चीज़ से प्रभावित है, कोई लड़के पक्ष से प्रभावित है तो उससे वो डील किया हुआ है, परेशान है, तो उसने कहा कि नहीं इनको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोई लड़की पक्ष से प्रभावित है तो उन्होंने कहा कि इनको बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसा हो जाता था, ये डिस्कशन का मिसयूज़ हो रहा था। तो अब इस पर गाइडलाइन आ गई, क्या आई, द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज annexed as enclosures 1, 2 and 3 of this judgment as may be applicable shall be filed by both parties in all maintenance proceedings including pending proceedings before the concerned family court, district court, magistrate court as the case may be throughout the country। तो अब उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टीज़ को डिस्क्लोजर एफिडेविट देना पड़ेगा, क्या कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उनकी सैलरी है, कहाँ वो जॉब कर रहे हैं, कितनी उनकी लायबिलिटीज़ हैं, ये सारी डिस्क्लोजर उनको करना पड़ेगा। और इन डिस्क्लोजर को देख करके ही इंटरिम मेंटेनेंस तय होगी, बिना डिस्क्लोजर के ये अब मेंटेनेंस तय नहीं होगी। ये थ्रू आउट कंट्री में जितने भी फैमिली कोर्ट हैं सबके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन कर दिए। तीसरा डायरेक्शन देने का है क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। तो तीसरा है क्या क्राइटेरिया क्या होगा मेंटेनेंस देने का। तो फॉर डिटरमिनिंग द क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस पेबल टू एन एप्लीकेंट द कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट द क्राइटेरिया इन्यूमरेटेड इन पार्ट बी थर्ड ऑफ द जजमेंट। तो अपने जजमेंट के पार्ट बी के थर्ड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक 11 पॉइंट बनाए कि इन पॉइंट्स को देख करके ही ये मेंटेनेंस तय की जाएगी। अब ये 10 पॉइंट क्या है मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पार्ट ही है। पहला है स्टेटस ऑफ द पार्टीज़, पार्टीज़ का स्टेटस क्या है। दूसरा रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट, क्लेमेंट जो हैं पार्टीज़ हैं उनकी रीजनेबल वांट्स इच्छाएँ क्या हैं, क्या वो चाहते हैं। तीसरा नंबर 3 द इंडिपेंडेंट इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्लेमेंट। तो इंडिपेंडेंट इनकम उनकी क्या है पार्टीज़ की, एंड प्रॉपर्टी क्या है उनकी, प्रॉपर्टी जो जैसा बताया वो डिस्क्लोजर हुआ है। ये चीज़ें कंसीडर करने वाले पॉइंट हैं जिनके आधार पर इंटरिम मेंटेनेंस को तय करना है ना। क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस, इसके तहत आना है। 4 नंबर पे द नंबर ऑफ द पर्सनस द नॉन एप्लीकेंट, नॉन एप्लीकेंट का मतलब है हस्बैंड, अगर वाइफ की तरफ से डाला गया है तो नॉन एप्लीकेंट हो गया हस्बैंड। तो नंबर ऑफ द पर्सनस कितने नंबर है, कितने आदमी हैं जिनको वो डील कर रहा है हस्बैंड की तरफ से। नंबर 5 द अमाउंट शुड एड द एप्लीकेंट टू लिव इन द सिमिलर लाइफ स्टाइल एज ही शी इंजॉयड इन द मैट्रिमोनियल होम, मतलब जिस तरह से वो महिला
अपने ससुराल में अपने पति के घर में जिस लाइफ स्टाइल के साथ में रह रही थी, वो लाइफ स्टाइल के साथ में कैसे रह सकती है, उस पर भी विचार करना होगा। नंबर 6, नॉन एप्लीकेंट्स लाइबिलिटीज़। नॉन एप्लीकेंट्स मीन्स हस्बैंड की लाइबिलिटीज़ क्या हैं। छोटे भाई बहन हैं, बुढ़े माता पिता हैं, और बीमारियां हैं, घर है, लोन ले रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें, इस सब पे भी इसको विचार करना पड़ेगा। नंबर 7, प्रोविजंस फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट। तो उसकी जो मेंटेनेंस मांग रही है, उसके कपड़े, उसके खाना, उसकी शिक्षा, मेडिकल, उसकी चिकित्सा, इन सब बातों को कंसिडर करना पड़ेगा इसको तय करते समय। नंबर 8, पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द नॉन एप्लीकेंट। उसके हस्बैंड जो है उसकी पेमेंट कैपेसिटी कितनी है, ये भी मेन चीज़ है। तो ये भी एक पैरामीटर होगा मेंटेनेंस तय करते समय। 9 नंबर, द सम गेस वर्क इज़ नॉट रूल्ड आउट while estimating the income of non-applicant when all the sources or correct sources are not disclosed। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से सोर्सेज करेक्ट हैं, नहीं डिस्क्लोज किए गए हैं, डिस्क्लोज किए गए हैं उसके हस्बैंड के, इन सब पे भी विचार गैस वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना आइडिया लगाना पड़ेगा। द नॉन एप्लीकेंट टू डिफरे द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। ये जो नॉन एप्लीकेंट जो हस्बैंड है वो ही कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन को डील करेंगे। द अमाउंट नेक्स्ट है, लास्ट है, द अमाउंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 125 CRPC इज एडजस्टेबल अगेंस्ट द अमाउंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो जो भी दूसरे एक्ट में 125 CRPC में मेंटेनेंस मिल गई है, उसको दूसरे एक्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 11 पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बता दिए। यही गाइडलाइन बन गई कि आप पूरे इंडिया में जितने भी फैमिली कोर्ट हैं वो इसी गाइडलाइन पर कंसिडर करके अपना फैसला देंगे। फिर वो कहते हैं द अफोरसेड फैक्टर्स आर हाउएवर नॉट एग्जॉस्टिव एंड द कंसर्न कोर्ट में एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन टू कंसिडर एनी अदर factors which may be necessary or the relevance in the facts and the circumstances of the case। इन सब के अलावा भी अगर कोई स्पेशल लोकल कोई फैक्ट सामने आते हैं तो लोकल जो फैमिली कोर्ट हैं वो उनको भी कंसिडर करेंगे। अब आता है नंबर 4 पे कि डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस इज टू बी अवॉर्डेड। तो क्वेश्चन क्या होता है कि कोई तो फैमिली कोर्ट क्या देता है कि साहब डेट ऑफ एप्लीकेशन से हम देंगे मेंटेनेंस, कोई कह देता है जब से संबंध किया, कोई कह देता है जब से हमारा ऑर्डर हो रहा है हम आज से देंगे। तो इन सब अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग। अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि अगर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आती है तो वो कब से उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो इसमें कहते हैं वी मेक इट क्लियर दैट द मेंटेनेंस इन ऑल केसेस विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस। जिस तारीख को एप्लीकेशन आपने डाली कोर्ट में उसी तारीख से ही मेंटेनेंस वो कोर्ट अवार्ड करेगा पूरे इंडिया में। अब एक सी बात हो गई, ये बात नहीं रहेगी कि कब से कब नहीं होगा। नेक्स्ट फाइनल जो इन्होंने टाइटल दिया वो है इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस का ऑर्डर करता है फैमिली कोर्ट, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, उसका अमेंडमेंट कैसा हो, उसका इन्फोर्समेंट कैसा हो। तो इसके लिए लिखा कि फॉर इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द मेंटेनेंस इट इज़ डायरेक्टेड दैट एन ऑर्डर or decree of the maintenance may be enforced under section 28A of the Hindu Marriage Act 1956, section 20 within bracket 6 of the DV Act and section 128 of CRPC as may be applicable. The order of the maintenance may be enforced as a money decree of the civil court as per the provisions of the CPC, more particularly section 51, 55, 58, 50 और 60 read with the order 21। तो इसका मतलब अब ये वाली बात हो गई कि इसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा पूरे इंडिया में। इसका इन्फोर्समेंट इस तरह से होगा जैसे कि CPC में सिविल जो केसेस हैं मनी से संबंधित जो हैं उनकी डिक्री को फॉलो किया जाता है, या जो 128 CRPC में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसी के आधार पर इनकी डिक्री जो मेंटेनेंस फाइनल की जाएगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा।
तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, अब इसने मेंटेनेंस के मामले में पूरे भारत में एक रूपता स्थापित कर दी। अब इसके बाद से सारे फैमिली कोर्ट इसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, यही पैरामीटर्स पे मेंटेनेंस तय करेंगे, जिससे कि मेंटेनेंस के मामले में जो डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज़ के मामले आ रहे थे वो कम हो जाएंगे और सबको एक फार्मूला मिल जाएगा। ये फार्मूला, इसको कहिए कि एक फार्मूला दे दिया, इस फार्मूले के आधार पर ही मेंटेनेंस तय की जाएगी। लेकिन मित्रों ये तो मैंने बात कही एक लीगल मेंटेनेंस की। आवश्यकता इस बात की है कि रिलेशन हम लोगों के समाज के जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए हैं भावनात्मक हों, उनके पीछे भावनाएं हों। ये भौतिकवादी मेंटेनेंस उतना असर नहीं करती। लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा बच्चा मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पति मिल जाए, हमें तो अपनी पत्नी मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो वाली भावनाएं हमको लानी पड़ेंगी। ये तो मैंने टेक्निकली आपको मेंटेनेंस का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है इसको आज बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इससे उम्मीद है कि बहुत सारी समस्याएँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। नमस्कार।